वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं ट्रेन्स की यात्रा। मतलब आज हम पढ़ेंगे वो वर्ड्स, एक्सप्रेशन, सेंटेंसेस जो हम ट्रेन्स के लिए यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जब हमने ट्रेन पर चढ़ना हो तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, तो नोट कर लें। फर्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स गेट ऑन। जी हां, गेट ऑन का मतलब होता है ट्रेन पर चढ़ना, मतलब ट्रेन में अंदर जाना। सो ट्रेन के अंदर जाने के लिए हम गेट ऑन यूज करेंगे। जैसे कि हमने कहना हो वह ट्रेन पर चढ़ गया तो हम कहेंगे ही गॉट ऑन द ट्रेन। यार मैं ट्रेन पर चढ़ गया, आई गॉट ऑन द ट्रेन। सो गेट ऑन मीन्स, वैसे जरूरी नहीं है ट्रेन के लिए, आमतौर पर व्हीकल्स के लिए, हम बसेस के लिए, हम प्लेन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो गेट ऑन मीन्स किसी व्हीकल के अंदर चला जाना। तो बोलकर बताएं क्या है। He got on the train means वह ट्रेन पर चढ़ गया। नेक्स्ट इज अगला शब्द है स्टूडेंट्स बोर्ड। सो गाड़ी चढ़ने की इंग्लिश, गाड़ी पर चढ़ने के लिए हम बोर्ड शब्द का भी सहारा लेते हैं। बोर्ड। तो आई बनाई सेंटेंस, आओ बनाई सेंटेंस। मैं गाड़ी में चढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, आई बोर्डेड द ट्रेन। आई बोर्डेड द ट्रेन। यहां एक चीज सीखने वाली है स्टूडेंट्स के जब हमने बोर्ड शब्द को यूज करना है तो याद रखना है यहां पर हमने ऑन एट कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं बोलना, बस सीधा कहना है आई बोर्डेड द ट्रेन। अच्छा, अगर हमने कहना हो मैं जल्दी में गलत गाड़ी पर चढ़ गया तो मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा आई बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, I boarded the wrong train in haste. So एक तो आप कह सकते हैं in a hurry, या एक एक्सप्रेशन ये भी लिख लीजिए in haste. In haste means जल्दबाजी में। So कौन कौन से एक्सप्रेशंस आ गए स्टूडेंट्स। नंबर 1 get on, नंबर 2 board, I boarded the wrong train in haste। मैं फिर कह रहा हूं बोर्ड के बाद आपने on at कुछ नहीं यूज करना। वह गाड़ी पर चढ़ गया, he boarded the train. Did you board the train? Oh, I didn't board the train. I boarded the train. बोर्ड के साथ in at कुछ नहीं आपने यूज करना। स्टूडेंट्स चढ़ने के बाद अब हम उतरते हैं। अब नोट कर लीजिए, अगर हमने गाड़ी से उतरना हो तो हम कौन कौन से एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। तो तीनों एक्सप्रेशंस को स्टूडेंट्स मैं यहां आपको सिखा देता हूं, लिखवा देता हूं। फर्स्ट है गेट ऑफ, नोट कर लीजिए, दिस इज नंबर 1। सेकंड है हमारे पास अलाइट फ्रॉम। 3 एक्सप्रेशंस आज हम पढ़ेंगे अगर हमने गाड़ी से उतरना हो। सेकंड है स्टूडेंट्स अलाइट फ्रॉम, अलाइट फ्रॉम, अलाइट फ्रॉम। थर्ड है हमारे पास डी ट्रेन। जी हां, डी ट्रेन का मतलब होता है गाड़ी से उतर जाना। सो बोलकर बताएं, फिर हम इनके सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या है, गेट ऑफ। नंबर 2 अलाइट फ्रॉम। नंबर 3 डी ट्रेन। मान लीजिए हमने कहना हो मैं गाड़ी से उतर गया तो मैं क्या कहूंगा, आई गॉट ऑफ द ट्रेन। आई गॉट ऑफ द ट्रेन मींस मैं गाड़ी से बाहर आ गया। I got off the train. Get की सेकंड फॉर्म got। इससे आगे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने कहना हो 10 बजे तो मैं क्या कहूंगा, at 10 o'clock. So I got off the train at 10 o'clock. मैं 10 बजे गाड़ी से बाहर आ गया। याद रखें get off, get off, get off means उतरना। सेकंड कौन सा एक्सप्रेशन है, alight from। Don't forget, alight from। मैं इतनी बार इसलिए बोलता हूं स्टूडेंट्स ताकि आपकी प्रैक्टिस करवा सकूं। alight from, alight from, 2 बार आप बोलें alight from, alight from। तो आओ बनाए सेंटेंस। अगर हमने कहना हो वह गाड़ी से उतर गया तो हम क्या कहेंगे, he alighted from the train। he alighted from the train, it means वह गाड़ी से उतर गया। he alighted from the train। अच्छा, एक शब्द है डी ट्रेन। डी ट्रेन वैसे आमतौर पर किसी शब्द के आगे डी लग जाता है। सो इसका मतलब होता है, वैसे इसके कई मतलब होते हैं, उससे अलग होना भी होता है। सो डी ट्रेन मीन्स ट्रेन से अलग हो जाना, मीन्स ट्रेन के बाहर आ जाना, ट्रेन से उतर जाना। तो मैंने कहना हो अगर
कि मैं गाड़ी से उतर गया तो मैं क्या कहूंगा, आई डिट्रेन्ड, मैं गाड़ी से उतर गया। किसी शहर का नाम लिख सकते हैं, कोई टाइम लिख सकते हैं, आई डिट्रेन्ड एट 8 o'clock, मैं 10 बजे गाड़ी से बाहर आ गया, आई डिट्रेन्ड। तो स्टूडेंट्स याद कर लें, नंबर 1 क्या है, गेट ऑफ, नंबर 2 alight from, alight from, alight from, नंबर 3 डिट्रेन, डिट्रेन, डिट्रेन। अच्छा, अगर जहाज से बाहर आना हो तो हम उसे बोलते हैं डी प्लेन, वो भी नोट कर लीजिए, DEPLANE, डी प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस है स्टूडेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और पहला है पुल इन और नंबर 2 क्या है, पुल आउट। आमतौर पर हमें लगता है कि पुल का मतलब सिर्फ है खींचना, लेकिन याद रखें वो तो होता ही है, लेकिन इनके साथ इन लगा है, आउट लगा है, ये शब्द लगने से इनके मीनिंग बदल जाते हैं स्टूडेंट्स। सो पुल इन और पुल आउट का मतलब सीखते हैं हम। आसान भाषा में मैं बता रहा हूं, अगर हमने कहना हो द ट्रेन इज जस्ट पुलिंग इन, लिख लेते हैं फिर हम पढ़ते हैं, तो आप सोचिए इसका मतलब क्या होगा, द ट्रेन इज जस्ट पुलिंग इन, द ट्रेन इज जस्ट पुलिंग इन। मान लीजिए घर से आपको फोन आया, आपने कहीं जाना है, आप स्टेशन पर आ चुके हैं, घर से फोन आया आपको, क्या गाड़ी आ चुकी है, तो आपने जवाब दिया, oh the train is just pulling in। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ट्रेन स्टेशन पर एंटर कर रही है। सो जब ट्रेन स्टेशन के अंदर आ रही होती है तो उसे हम बोलते हैं पुल इन, और जब स्टेशन छोड़कर जा रही होती है ट्रेन, स्टेशन के बाहर जा रही होती है, उसे हम बोलते हैं पुल आउट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पुल आउट। इसे हम पढ़ेंगे बाद में, पहले ये समझ लिया। और द ट्रेन इज जस्ट पुलिंग इन, इट मींस ट्रेन बस आ रही है, स्टेशन के अंदर आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, यस द ट्रेन इज जस्ट पुलिंग इन। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट क्या है, पुल आउट। पुल आउट मींस ट्रेन का स्टेशन के बाहर जाना। अगर आसान भाषा में बात करें, ट्रेन का स्टेशन से बाहर जाना, उसे हम पुल आउट कहते हैं। सो मान लीजिए फिर से आपको घर से फोन आया, क्या ट्रेन आ गई, ट्रेन पर बैठ गए आप, कहां पहुंच गए आप, ओ वेयर हैव यू रीच्ड। उन्होंने पूछा वेयर हैव यू रीच्ड, कहां पहुंच गए, तो आपने अगर कहना हो, ओ अभी तो गाड़ी स्टेशन से निकल रही है बस, तो आप बहुत से तरीकों से इसकी इंग्लिश बना सकते हैं, लेकिन एक पुल आउट को भी आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं, oh the train is just pulling out of the station। आओ लिखें स्टूडेंट सेंटेंस, हम कह सकते हैं the train is pulling, just लिखना कोई जरूरी नहीं, the train is pulling out। अच्छा, बाद में लिख सकते हैं ऑफ द स्टेशन, ये जरूरी नहीं है, बट फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिया, द ट्रेन इज पुलिंग आउट ऑफ द स्टेशन, इट मींस ट्रेन स्टेशन से बाहर जा रही है। तो एक बार खुद बोलकर बताएं, द ट्रेन इज जस्ट पुलिंग इन और द ट्रेन इज पुलिंग आउट ऑफ द स्टेशन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस को ध्यान से देखें, यह ट्रेन दिल्ली जाएगी। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, यार ये ट्रेन कहां जाएगी, आपने कहना हो ये ट्रेन दिल्ली जाएगी, इसकी मंजिल दिल्ली है। अगर हमने कहना हो इस ट्रेन की मंजिल दिल्ली है, मतलब आसान भाषा में ये ट्रेन दिल्ली जाएगी, तो एक तो हम इसकी इंग्लिश बोल सकते हैं, दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली, सिंपल, दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली। अगर मंजिल शब्द हमने यूज करना हो तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रेन के जो डेस्टिनेशन है, क्या है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमें पता है मंजिल होता है, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन है दिल्ली। डेस्टिनेशन मींस मंजिल, मेरा टारगेट आ गया, तो आपने कह दिया इट्स डेस्टिनेशन इज दिल्ली या दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली, वो तो ठीक है, लेकिन इस चीज की इंग्लिश बनाने के लिए ना आपको एक एक्सप्रेशन आना चाहिए, और वो एक्सप्रेशन का नाम है बाउंड फॉर। ये ज्यादा यूज होता है जब आपने किसी ट्रेन की मंजिल बतानी हो, तो डेस्टिनेशन तो ठीक है ही, आप बाउंड फॉर से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कहना हो यह ट्रेन दिल्ली जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं दिस ट्रेन
is bound for, this train is bound for Delhi. तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो ट्रेन किसी शहर गांव किसी जगह के लिए बाउंड फॉर हो, इट मींस उसकी मंजिल वो है. This train is bound for Mumbai. This train is bound for Paris. This train is bound for Delhi. कोई भी नाम आ सकता है. तो बोलकर बताएं स्टूडेंट्स, क्या है सेंटेंस बोलो. This train is bound for. This train is bound for Delhi. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मालगाड़ी की इंग्लिश क्या होती है बताओ. शाबाश जी. मालगाड़ी की इंग्लिश दो हम कह सकते हैं. एक तो हमारे पास एक्सप्रेशन है गुड्स ट्रेन. कई स्टूडेंट सोचते हैं सर गुड का मतलब तो अच्छा होता है, वो तो होता ही है, लेकिन गुड्स का मतलब होता है माल, सामान. सो गुड्स ट्रेन मींस मालगाड़ी. अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिए, मालगाड़ी की ये तो इंग्लिश आपको आती है. एक और एक्सप्रेशन नोट कर लें और वो है फ्रेट ट्रेन. सो अगर कोई पूछे यार फ्रेट ट्रेन क्या होता है, तो अब आपको समझ में आएगा कि फ्रेट ट्रेन क्या होता है, मालगाड़ी को बोलते हैं. सो दोनों शब्द क्लियर. लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिखाता हूं स्टूडेंट्स, ये नोट कर लिए. गुड्स ट्रेन और सेकंड क्या है बोलो, फ्रेट ट्रेन. फ्रेट ट्रेन, फ्रेट ट्रेन मींस मालगाड़ी. सो फ्रेट ये जो शब्द है ना स्टूडेंट्स, फ्रेट एक्चुअल में इसे अलग से लिख लें. इसके दो मीनिंग होते हैं फ्रेट के. एक तो इसका मतलब आ गया माल, आसान भाषा में सामान बोल देते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको हम फ्रेट बोल देते हैं. और दूसरा फ्रेट का मतलब भाड़ा भी होता है, किराया, भाड़ा. एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं माल को, उस पर जो किराया लगता है, भाड़ा लगता है, चार्ज लगता है, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, फ्रेट. हम अक्सर बोलते हैं यार हमने ये चीज दिल्ली से मुंबई लेकर जानी है, तो इस पर फ्रेट कितना लगेगा. फ्रेट कितना लगेगा मतलब इस पर किराया कितना होगा, मतलब यहां से वहां तक ट्रांसपोर्ट करने में हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे. सो याद रखें, कितनी हैरानी की बात है, सामान को भी फ्रेट बोल दिया और जो उस पर चार्ज लगता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर, उसे भी हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेट बोल देते हैं. तो आई थिंक इट्स क्लियर, क्या बोल देते हैं, फ्रेट. अच्छा एक चीज और. सो एक है फ्रेट और दूसरा है फेयर. इन दोनों में क्या फर्क है. दोनों का मतलब किराया होता है. अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो दोनों का मतलब क्या है, किराया. सो याद रखें, फ्रेट और फेयर में यह फर्क है. फ्रेट होता है सामान पर किराया, जो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस पर जो किराया लगता है सामान पर, उसे हम बोलते हैं फ्रेट. फेयर तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है. फेयर का मतलब होता तो किराया है, लेकिन यह पैसेंजर्स पर होता है. जब हम टिकट लेते हैं, जो हमें पैसे देने पड़ते हैं टिकट के खुद के लिए जब हम ट्रैवल करते हैं, सो जो पैसेंजर की टिकट पर किराया होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, फेयर. जैसे कि रेल फेयर, एयर फेयर, बस फेयर, तो दैट्स कॉल्ड फेयर. तो अब इन दोनों में समझ आ गया, फ्रेट सामान पर और जो पैसेंजर्स पर उनकी टिकट पर लगता है, दैट्स कॉल्ड फेयर. नेक्स्ट हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप पटड़ी से उतरने की इंग्लिश क्या होती है. भगवान ना करे हमने क्या ना यार मालगाड़ी ना मुंबई के नजदीक पटड़ी से उतर गई. सो पटड़ी से उतरने की इंग्लिश हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, डिरेल. ओह, डिरेल शब्द बहुत आता न्यूज़पेपर्स में भी. डिरेल, डिरेल, डिरेल मींस पटड़ी से उतरना. अगर हमने कहना हो मालगाड़ी मुंबई के नजदीक पटड़ी से उतर गई, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, लिख लीजिए. द गुड्स ट्रेन, ठीक है, गुड्स ट्रेन को हम फ्रेट ट्रेन भी बोल सकते हैं. द गुड्स ट्रेन डिरेल्ड, पटड़ी से उतर गई. कहां, मुंबई के नजदीक. नजदीक की एक तो इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट्स, नियर. लेकिन याद रखें, नियर के बिना भी हम एक एक्सप्रेशन सीख लेते हैं और वो है इन द विसिनिटी ऑफ. सो ये नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये आपको काफी आएगा स्पोकन इंग्लिश में. इन द विसिनिटी ऑफ, इन द विसिनिटी ऑफ. मैं याद करवा देता हूं, जब कोई चीज किसी के विसिनिटी में है, इट मींस उसके पास है. मान लीजिए मैंने कहना हो उसका घर बस स्टैंड के पास है, बस स्टैंड के नजदीक है, तो मैं क्या कहूंगा, हिज हाउस इज इन द विसिनिटी ऑफ द बस स्टैंड. उसका घर रेलवे स्टेशन के पास है, हिज हाउस इज इन द विसिनिटी ऑफ
रेलवे स्टेशन। सो एक बार पढ़कर बताएं सेंटेंस क्या बन गया। द गुड्स ट्रेन डिरेल्ड इन द विसिनिटी ऑफ मुंबई। अब ये दो सेंटेंसेस देखें स्टूडेंट्स। फर्स्ट है द ट्रेन इज अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 6 एंड द सेकंड वन इज द ट्रेन इज अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 6। एक में हमने लिखा है ऑन और एक में लिखा है एट। क्या दोनों ठीक है? क्या एक ठीक है? तो कौन सा ठीक है बताएं स्टूडेंट्स। चलो मैं बता देता हूं। एक्चुअल में हमें ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए एट द प्लेटफॉर्म। पर बदकिस्मती की बात है, आप देखेंगे हमारे जो रेलवे की अनाउंसमेंट्स होती हैं वहां भी कहा जाता है द ट्रेन इज अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 6। एट कहना चाहिए। क्यों? मैं समझा देता हूं स्टूडेंट्स। ऑन का मतलब तो हो गया ऊपर, गाड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे आ सकती है? गाड़ी तो लाइंस पर आएगी। ऑन प्लेटफॉर्म गलत है। ऑन द प्लेटफॉर्म का मतलब ये जो 6 नंबर प्लेटफॉर्म है जहां पैसेंजर्स खड़े होते हैं, वेट करते हैं वगैरह, तो उस पर गाड़ी आ रही है, उस पर कैसे आ सकती है गाड़ी? यहां एट आएगा। याद रखें एट का मतलब सामने भी होता है स्टूडेंट्स, एट का मतलब सामने भी होता है। तो गाड़ी लाइंस पर आती है, लाइंस प्लेटफॉर्म के सामने होती है, तो हम एट यूज कर सकते हैं। द ट्रेन इज अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 6। प्लेटफॉर्म के सामने, लाइंस पर। तो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो आज के बाद आपने ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं कहना स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे आप? एट प्लेटफॉर्म या एट द प्लेटफॉर्म नंबर 6। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास टिकट कियोस्क। आप पिक्चर में देख सकते हैं टिकट कियोस्क। ये एक प्रकार की एक ई मशीन बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें से हम कोई इंक्वायरी कर सकते हैं किसी ट्रेन का टाइम वगैरह कितना है वगैरह वगैरह, क्या वो अपने शेड्यूल टाइम पर चल रही है नहीं चल रही। हम टिकट भी ले सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टिकट कियोस्क। इसका नाम ही है टिकट कियोस्क, जहां हम इलेक्ट्रॉनिकली टिकट ले सकते हैं। और अक्सर टिकट कियोस्क पर आपको यू कैन से ट्रेन्स के बारे इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध हो सकती है। सो टिकट कियोस्क, ये मॉडर्न जमाने में नया शब्द आ गया। बोलकर बताएं एक बार क्या है ये टिकट कियोस्क। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताएं कुली की इंग्लिश क्या होती है? अगर हमने कहना हो यार हमने एक कुली को हायर किया, तो कुली की इंग्लिश होती है, नोट कर लें, PORTER। पोर्टर का मतलब होता है कुली। सो ये नोट कर लें स्टूडेंट्स वर्ड PORTER। पोर्टर मींस कुली। एक सेंटेंस लिख लें, हमने कहना हो वी हायर्ड अ पोर्टर। वी हायर्ड अ पोर्टर मींस हमने एक कुली को हायर किया। हम अक्सर बोलते हैं यार यहां कोई पोर्टर वगैरह दिखाई नहीं दे रहे। पोर्टर मींस कुली। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्टूडेंट्स क्लॉक रूम। क्लॉक रूम काफी बड़े बड़े स्टेशन पर आपको मिल जाएंगे। क्लॉक रूम का मतलब होता है वो रूम जहां पर पैसेंजर्स अपना सामान वगैरह जमा करवा सकते हैं। सो आपने देखा होगा कई बार हमारी गाड़ी में काफी टाइम पड़ा होता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं ताकि वो इधर उधर फ्रीली घूम सके, वो क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करवा देते हैं। तो उस रूम को जहां पर यात्री अपना सामान जमा करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम। सो अगर आपसे कोई पूछे यार यहां क्लॉक रूम है, तो आप ये मत सोच लेना कि क्लॉक का मतलब CLOCK वाला जहां हम टाइम देखते हैं, वो नहीं। क्लॉक रूम मींस जहां सामान जमा करवाया जाता है। नेक्स्ट इज पेंट्री कार। ये कोई सचमुच की कार नहीं है स्टूडेंट्स। पेंट्री कार असल में ट्रेन में ही एक कोच, एक कंपार्टमेंट होता है जहां पर खाने पीने का सामान बनाया जाता है और पैसेंजर्स को सर्व किया जाता है। एक प्रकार की किचन ही होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पेंट्री कार। नेक्स्ट इज DEMURRAGE। क्या है स्टूडेंट्स इसका प्रोनाउंसिएशन? जी हां, इसका उच्चारण है डिमरेज। डिमरेज। अब मैं समझाता हूं डिमरेज का मतलब क्या है। मैं एक सिचुएशन क्रिएट करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं न्यू दिल्ली में रहता हूं, ओके? तो मैंने मुंबई से सामान मंगवाया।
ट्रेन पर सामान आ गया और शेड्यूल्ड टाइम पर मैं सामान वहां से पिक करने नहीं गया, तो रेलवे वाले क्या करते हैं, जो मैंने सामान मंगवाया था कुछ खास टाइम के बाद सामान को पिक करने में जो देरी की है मैंने, उस पर वो चार्ज लगाते हैं। मान लीजिए मैं काफी दिनों के बाद वहां पर गया, तो रेलवे वालों ने कहा आप इतनी लेट आए हैं, अब आपको डिमरेज पे करना पड़ेगा। सो डिमरेज एक प्रकार से चार्ज होता है स्टूडेंट्स, जो सामान को उठाने में जो देरी होती है उस पर लगाया जाता है। तो एक सेंटेंस बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो रेलवे वालों ने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा सर यू विल हैव टू मींस आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे डिमरेज, आपको डिमरेज पे करना पड़ेगा। सो ये टर्म नोट कर लें, ये डिमरेज होता एक प्रकार का चार्ज है। सो आपको पैसे भरने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, देरी के कारण, सामान को उठाने में जो देरी की है उस पर जो चार्ज लगाया जाता है, दैट्स कॉल्ड डिमरेज। तो एक सेंटेंस बोलकर बताएं क्या बन गया, यू विल हैव टू पे डिमरेज, डिमरेज, डिमरेज। अब ये एक्सप्रेशन देखें स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, इसे बोलकर बताएं। थ्री के बाद क्या है, TIER। बहुत से लोग इसे बोल देते हैं टायर, ये 3 टायर कोच है, ये 3 टायर कंपार्टमेंट है जी, इसे टायर नहीं कहना, इसका जो सही उच्चारण है वो है टियर। जी हां, टियर, ना के टायर। 3 टियर कोच, 3 टियर कंपार्टमेंट वो होता है जिसमें सीट्स की 3 लेयर होती हैं स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक को हम बोल देते हैं लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ। अब आपको क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और, सो ये जो बर्थ शब्द है इसके स्पेलिंग होते हैं BERTH, BERTH, बर्थ। जो जन्म वाला होता है उसके अलग होते हैं स्पेलिंग, वो होते हैं BIRTH, ये अलग चीज है। जैसे हम कह देते हैं लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, मिडिल बर्थ, हम बोल देते हैं अपर बर्थ। सो ये बर्थ होता है। बर्थ का मतलब स्टूडेंट्स आसान भाषा में हम कह सकते हैं प्लेस, जगह, या टेक्निकली इसे आप देखेंगे डिक्शनरी में तो स्लीपर भी लिखा होता है, स्लीपर, जहां हम लेट सकते हैं। बर्थ मींस, ये ट्रेन में काफी आता शब्द, उसे लोअर बर्थ मिल गया मींस देख सकते हैं, अपर बर्थ मिल गया, उसे उसकी जो बुकिंग हुई थी उसमें उसको मिडिल बर्थ मिला है। सो बर्थ मींस स्लीपर। सो इससे आज के बाद आपने टायर नहीं बोलना है, क्या बोलना है, टियर। टियर मींस एक प्रकार की लेयर होगी स्टूडेंट्स, 3 लेयर्स होगी, ठीक है। सो डोंट से टायर, क्या कहना आपने, टियर। अच्छा जरूरी नहीं 3 टियर, कई बार कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं 2 टियर होते हैं, अक्सर जिसमें लोअर होता है और अपर होता है, मिडिल उसमें कई बार नहीं होता। 2 टियर, 3 टियर कहना है, ना कि 2 टायर या 3 टायर। चलते हैं स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश की हमारी स्ट्रक्चर पर। ये सेंटेंस पढ़ें, सबसे पहले क्या लिखा है, वह ऐसे ही फर्स्ट नहीं आ गया है। जब हमने ये कहना हो कि कोई काम ऐसे नहीं हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तब हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। बड़ी अच्छी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ध्यान से आपने सुनना है और बड़ी हमारी डे टू डे लाइफ में काफी यूज होता है। सो मान लीजिए आपसे कोई कहे यार वो तो फर्स्ट आ गया, और आप कहें यार वो ऐसे थोड़ी फर्स्ट आ गया, वो बंदे ने पढ़ाई की होगी, दिन रात पढ़ा होगा, तो कोई ना कोई कारण तो होगा, वो ऐसे थोड़ी हो गया। हम बहुत बोलते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस, वो ऐसे ही दिल्ली नहीं गया था, कोई ना कोई कारण तो जरूर था, उसने ऐसे ही आपकी बेइज्जती नहीं की थी, यार उसने ऐसे ही तुम्हारे थप्पड़ नहीं मारा था। जब हमने ये कहना हो कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण है या था, तब हम इसकी इंग्लिश स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे। एक खास स्ट्रक्चर है वो देखें, इसका नाम है इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपने ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, और वो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें फिर आराम से पढ़ेंगे। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट का मतलब ये चीज ऐसे ही नहीं होगी, कोई ना कोई तो कारण है इसके पीछे। पहले पूरा कर लेते हैं सेंटेंस, वह ऐसे ही फर्स्ट नहीं आ गया है। अच्छा अगर हम टेंस के हिसाब से देखें आ गया है,
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज या हैव। क्या यूज करते हैं बोलो, हैज या हैव। आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आओ बनाए। वो ऐसे ही फर्स्ट नहीं आ गया है, कोई ना कोई तो कारण है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज, फर्स्ट आने की इंग्लिश होती है स्टैंड फर्स्ट, और थर्ड फॉर्म क्या आ गई स्टूडेंट्स, स्टूड फर्स्ट। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज स्टूड फर्स्ट। इससे रट्टा मत लगाएं, जस्ट सोच कर देखें। अच्छा, इट्स का मतलब है यहां पर इट इज, ठीक है, स्पोकन में हमने इट्स बोल दिया। सोच कर देखें, इट इज ये है, नॉट फॉर नथिंग मतलब ये नथिंग के लिए नहीं है, ये नहीं कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है। इट्स नॉट फॉर नथिंग, कुछ तो कुछ है, ये चीज अपने आप ऐसे नहीं होगी, कोई ना कोई तो कारण है इसके पीछे। इट्स नॉट फॉर नथिंग, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, जब आपने कहना हो ये काम ऐसे नहीं हो गया, तो हम किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, उसके बाद कोई भी टेंस आ सकता है। अब हम करने जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस। उसने ऐसे ही आपकी बेइज्जती नहीं की है, मतलब कोई तो कोई कारण है, हो सकता है आपने कुछ उसको कहा हो, उसने ऐसे ही आपकी बेइज्जती नहीं की है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखो आओ करें प्रैक्टिस। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, उसके बाद टेंस है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट मीन्स ये काम ऐसे नहीं हो गया, कोई ना तो कोई रीजन है इसके पीछे। दैट के बाद हम बना देंगे, उसने ऐसे ही आपकी बेइज्जती नहीं की है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज, देखो बेइज्जती करने की इंग्लिश आपको आती है इंसल्ट, पर एक शब्द मैं आपको और सिखा देता हूं, ह्यूमिलिएट, HUMILIATE, ह्यूमिलिएट। अभी इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट हम अक्सर बोलते हैं वो मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, मतलब मेरी बेइज्जती कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। सो हैज के बाद थर्ड फॉर्म, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज ह्यूमिलिएटेड यू। मैं इसे याद करवा दूं स्टूडेंट्स, एक बार मेरे साथ बोलकर बताएं, ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट हम अक्सर बोलते हैं ही इज ह्यूमिलिएटिंग मी, हालांकि हम इज एम आर नहीं यहां पर पढ़ रहे, मैं वैसे बोल रहा हूं, ही इज ह्यूमिलिएटिंग मी, वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, उसने मेरी बेइज्जती की, ही ह्यूमिलिएटेड मी, ही इज ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट मी, ह्यूमिलिएट ह्यूमिलिएट ह्यूमिलिएट। हो गया याद। इंसल्ट को हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमिलिएट। और ये सेंटेंस बोलकर बताएं क्या है, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज ह्यूमिलिएटेड यू। अगला सेंटेंस स्टूडेंट्स, लोगों ने ऐसे ही आपका मजाक नहीं उड़ाया था, कोई तो कोई कारण था कि लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो था, ऐसे ही लोगों ने आपका मजाक नहीं उड़ा दिया। तो आओ बनाए, लोगों ने ऐसे ही आपका मजाक नहीं उड़ाया था, अब टेंस भी बदल गया, उड़ाया था, पहले हम ये लिख लें, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, ये तो हम लिखेंगे इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। लोगों ने ऐसे ही आपका मजाक नहीं उड़ाया था। सो अगर आ जाए आ था, हैड लगता है, पास्ट परफेक्ट होता है वहां। अगर है आ जाए तो हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि पिछले सेंटेंसेस में था। लोगों ने ऐसे ही आपका मजाक नहीं उड़ाया था, पास्ट परफेक्ट, हैड कहेंगे स्टूडेंट्स। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट पीपल हैड, people had, it's not for nothing that people had। मजाक उड़ाने के लिए काफी एक्सप्रेशंस हैं, एक तो मेक फन ऑफ होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई, मेड फन ऑफ यू, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट पीपल हैड मेड फन ऑफ यू। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन लिख लें, वो होता है मेक मॉकरी ऑफ। मॉकरी, मॉकरी मजाक होता है, मेक की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, मेड। People had made mockery of you. It's not for nothing that people had made fun of you. It's not for nothing that people had made mockery of you. असल में एक्सप्रेशन होता है मेक मॉकरी ऑफ, मेक मॉकरी ऑफ, मेक मॉकरी ऑफ। हम अक्सर बोलते हैं मेरा मजाक ना उड़ा, डोंट मेक मॉकरी ऑफ मी। ओ
दे आर मेकिंग मॉकरी ऑफ यू, वे तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सो लोगों ने ऐसे ही तुम्हारा या आपका मजाक नहीं उड़ाया था। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट पीपल हैड मेड मॉकरी ऑफ यू। नेक्स्ट वन इज, पुलिस ने ऐसे ही लोगों पर लाठीचार्ज नहीं किया था, कोई ना कोई कारण तो था। पुलिस ने ऐसे ही लाठीचार्ज नहीं कर दिया था। तो आओ बनाए स्टूडेंट्स, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, आराम से लिख लें, प्रैक्टिस करते हैं। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट मींस ये बात ऐसे नहीं होगी, कोई ना कोई तो कारण था इसके पीछे। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट पुलिस हैड, किया था, पास्ट परफेक्ट है, पुलिस हैड। अब आगे देखें, लाठीचार्ज करने को एक तो लाठीचार्ज बोल देते हैं हम, पर इंग्लिश में ये जो दो मैं एक्सप्रेशंस बताने जा रहा हूं वो भी आपने ध्यान से देखने हैं। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट पुलिस हैड, एक तो शब्द होता है बैटन चार्ज, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई स्टूडेंट्स, बैटन चार्ज्ड। वैसे बैटन भी लाठी बोल देते हैं हम, डंडा बोल देते हैं, बैटन चार्ज, लाठियां बरसाना। बैटन चार्ज की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, बैटन चार्ज्ड, बैटन चार्ज्ड। या हम केन चार्ज कहते हैं स्टूडेंट्स, केन चार्ज की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, केन चार्ज्ड। और आगे लिख देंगे पीपल, लोगों पर। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट पुलिस हैड केन चार्ज्ड पीपल मींस पुलिस ने ऐसे ही केन चार्ज नहीं कर दिया, कोई ना कोई कारण तो था। नेक्स्ट इज, उन्होंने ऐसे ही अपने मकान को गिरवी नहीं रख दिया था, मतलब कोई ना कोई कारण तो था, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई होगी उनको, उन्होंने ऐसे ही अपने घर को गिरवी नहीं रखा था। तो आप बनाए स्टूडेंट्स, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट दे हैड। अब गिरवी रखने की इंग्लिश स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है, वो शब्द होता है MORTGAGE, और इसकी थर्ड फॉर्म ये आ गई, हम डी लिख देंगे। बहुत से लोग इसे बोल देते हैं मॉर्टगेज, जी ये मॉर्टगेज नहीं होता, इसका सही उच्चारण है मॉर्गेज, मॉर्गेज। इसमें हम टी नहीं बोलते, बोलकर बताएं क्या है ये, मॉर्गेज, मॉर्गेज, मॉर्टगेज नहीं मेरे भाई, क्या है ये, मॉर्गेज। देयर हाउस, देयर हाउस। अब सारा सेंटेंस बोलकर बताएं क्या आ गया, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट दे हैड मॉर्गेज देयर हाउस। मैं फिर कह रहा हूं स्टूडेंट्स, मॉर्टगेज नहीं कहना, क्या कहेंगे, मॉर्गेज, मॉर्गेज। हमारा लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों ने ऐसे ही सड़कों पर रोष प्रकट नहीं किया था। तो बनाए सेंटेंस, देखते हैं क्या बन गया। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। अब तो ये याद हो गया होगा स्टूडेंट्स, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट द स्टूडेंट्स, अगर वो खास विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं तो हम लिख देंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हैड प्रोटेस्टेड, इसकी इंग्लिश प्रोटेस्ट यूज कर देंगे, इजी सा वर्ड है, प्रोटेस्टेड ऑन द रोड्स, सड़कों पर। सो बोलकर बताएं क्या बन गया, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट द स्टूडेंट्स हैड प्रोटेस्टेड ऑन द रोड्स। सो ये किसी भी टेंस में आ सकता है स्टूडेंट्स। अब कुछ सेंटेंसेस आप सुन ले, मान लीजिए हमने कहना हो वह ऐसे ही इतनी मेहनत नहीं कर रहा है, वह ऐसे ही दिन रात नहीं पढ़ रहा है, कोई ना कोई कारण तो है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही इज स्टडीइंग डे एंड नाइट, वो ऐसे ही दिल्ली नहीं गया था, कोई ना कोई कारण तो था। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली, मैंने ऐसे ही आपके थप्पड़ नहीं मारा था, कोई ना कोई कारण तो था। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट आई हैड स्लैप्ड यू, SLAPPED, SLAPPED, उसने ऐसे ही आपको धोखा नहीं दिया है, कोई ना कोई कारण तो है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज चीटेड यू, उसने ऐसे ही आपको कॉलेज से बाहर नहीं निकाला है, कोई ना कोई कारण तो है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज रस्टिकेटेड यू फ्रॉम द कॉलेज। अच्छा, मैं आपको ये शब्द बता दूं स्टूडेंट्स, जब किसी को किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे रस्टिकेट करना कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बोल देते हैं अरेस्टिकेट, जी नहीं, वो ये होता है रस्टिकेट। हमने कहना हो
उसने ऐसे ही आपको कॉलेज से बाहर नहीं निकाल दिया है, कोई ना कोई कारण तो है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज रस्टिकेटेड यू फ्रॉम द कॉलेज। सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आपको सारा कुछ ये समझ आ गया और आप इसकी प्रैक्टिस करें और कभी मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।